हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा सब लोग? फर्स्ट क्लास। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। आज की क्लास में क्या हम डिस्कस करने वाले थे? वेक्टर लॉ ऑफ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हों तो उनके एडिशन के लिए रूल्स क्या है। स्केलर में हमें टेंशन नहीं होती है, हमें सिर्फ वेक्टर में दिक्कत होती है। स्केलर में तो भाई अलजेब्रिक सम होता है, 2 + 3 = 5 हो गया सीधा सीधा, 3 + 4 = 7 हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अलजेब्रा के हिसाब से तो 3 + 4 7 होता है, लेकिन अगर मैं 3 वेक्टर और 4 वेक्टर यानी कि वेक्टर 3 और वेक्टर 4 लिख दूं तो वहां डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है और उसके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। अब ये किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है? ये दोनों के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, किस डायरेक्शन में उनको ऐड किया जा रहा है और किस एंगल पे ऐड किया जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम वही रूल पढ़ने वाले हैं कि ऐसा कौन सा हमारे पास रूल है जिससे कि किसी वेक्टर क्वांटिटी का जब एडिशन हम कर रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकाला जा सके और साथ में उसकी डायरेक्शन निकाली जा सके। इन्हीं को बोलते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये क्लास 11 की फिजिक्स पे बहुत जान डालने वाला टॉपिक है, जिसकी आपको सिर्फ क्लास 11 फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 से लेकर 12 तक और आगे जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, जब भी वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन करेंगे, आपको यही रूल लगाने पड़ेंगे। तो ये आपके 11th और 12th, स्पेशली अगर मैं बात करूं रिसेंटली, कि आपके 11th और 12th दोनों के अंदर ये बहुत ज्यादा काम करने वाला है। ठीक है, आगे काम करेगा लेकिन यहां तो काम करना ही है बहुत। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन की। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन की जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि मुझे 3 और 4 को ऐड करके 6.3 आंसर लेके आना है। तो जनरली मैथ्स इसका कोई आंसर नहीं बताती है कि 3 + 4 से आप 6.3 कैसे लेके आ जाएंगे। वो कंस्ट्रक्शन के बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको एडिशन का कोई तरीका नहीं है। लेकिन हम अगर 3 और 4 को किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऐड करें तो ये पॉसिबल है कि 6.3 इसका आंसर आए। कि 3 इधर हो गया, 4 इधर कहीं हो गया, मतलब यहां से मैंने 4 का कट किया, यहां से 6.3 का कट किया, तो एक ट्रायंगल बन सकता है जिसमें साइड्स ऐसे हो सकती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से ऐसा होता है। लेकिन हम कंस्ट्रक्शन थोड़ा ना करेंगे यहाँ पर। हमें डायरेक्टली ये पता होना चाहिए कि मैं 3 और 4 को किस एंगल के ऊपर, किस थीटा के ऊपर जोड़ूं कि आंसर मेरा 6.3 डायरेक्ट आ जाए। मैं हिट एंड ट्रायल नहीं लगाऊंगा। ठीक है बेटा, तो चलिए इसी के लिए हम सीख रहे हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसमें जो सबसे पहले हमको सीखना है, इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में हम जनरली 3 लॉज की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और थर्ड है हमारे पास पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम थोड़ा सा डिफरेंस है, और पॉलीगन में ट्रायंगल लॉ की हेल्प मिल जाती है। वो हम देखेंगे धीरे धीरे करके कैसे करते हैं उसको। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं पहले आपको इसका स्टेटमेंट बताऊंगा और फिर इसका प्रूफ। ठीक है, और ध्यान रखिए कि बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है जो डेरिवेशन के फॉर्म में आ जाता है कि डेराइव या स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, या स्टेट एंड प्रूव पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो ढंग से ध्यान रखिएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसके फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आएंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बता रहा है? पहले बात करूं इसके स्टेटमेंट की। ये स्टेटमेंट क्या कहता है? मैं स्टेटमेंट आपको बोल के बता रहा हूं, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो की का जब आप रिकॉर्डेड पार्ट देखें तब आप उसको दोबारा कर सकते हैं। अभी तो हम लाइव कर रहे हैं इसको। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि इफ एनी टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय any two sides of a triangle, yeah, if two vectors are represented by any two sides of a triangle, then their resultant is represented by third side of the triangle when taken in reverse order. मैं जानता हूं कि शायद आपको ये समझ ना आया हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आपको चीज समझ में आएगी। मैंने बोला कि कोई दो वेक्टर हमारे पास थे, अगर उन दो वेक्टर्स को मैं ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड से रिप्रेजेंट करता हूं। मान लो कि मेरे पास एक ये साइड थी जिसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूं,
वेक्टर ए था मेरे पास जिसको मैं ट्रायंगल की एक साइड से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक वेक्टर बी मेरे पास था जिसको मैं ट्रायंगल की दूसरी साइड से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो जो तीसरा वेक्टर होता है हमारे पास, जो इनका रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट आर वेक्टर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ए प्लस बी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल व्हेन टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तो मैं फिर इसको बताऊंगा कि व्हेन एनी टू वेक्टर्स या व्हेन टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड या टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। If two vectors are represented in magnitude and direction by any two sides of the triangle, then their resultant, यानी इनका result sum is represented by third side of the triangle when taken in reverse order. Reverse order का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, लेकिन यहाँ से वापस नहीं आए, इधर से इधर गए। क्योंकि अगर हम इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से वापस आ गए तो आंसर 0 आएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर वेक्टर ए ऐसे होता है, वेक्टर बी मेरे पास ऐसे आ जाए और वेक्टर सी को मैं यही ले आऊं, तो नेट रिजल्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्योंकि जहां से आपने स्टार्ट किया अगर वहीं आपने एंड किया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होने चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट तो यहां था लेकिन एंडिंग पॉइंट वहां गया, इधर नहीं आया। क्योंकि अगर मैंने इस एरो को उल्टा कर दिया तो आंसर 0 ही आएगा, फिर चाहे ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, तो ध्यान रखना व्हेन टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, ये जरूर लिखना होता है। अब सुनिए आगे, अब क्या है हमारे पास? अब हमारे पास है प्रूफ। आपको प्रूव करना है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी। ध्यान से देखिएगा। तो बेटा ये मेरे पास डायग्राम था, वेक्टर ए वेक्टर बी दे रखा है और ये इनका रिजल्टेंट था जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है, उनके सब को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? मैं बी वेक्टर को यहाँ लिख लेता हूँ। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना है कि यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। और ये जब परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे तो ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, अब सुनो, मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा था, तो थीटा कहां होगा लिखेंगे हम, और ए और आर वेक्टर के बीच का एंगल है बीटा, और ए और बी के बीच का एंगल थीटा। उस थीटा को मैं यहां लिखता हूं। अब वो थीटा यहां क्यों लिखा जाएगा ये मैं आपको बताता हूं। आपके दिमाग में बात हो सकती है कि इस थीटा को मैं यहां क्यों बना रहा हूं, यहां क्यों नहीं बनाया, है ना? तो सोचिए, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने पढ़ रखा होगा लाइन सेगमेंट, एरोज। ये जो एरोज होते हैं ना, एरो, एक एरो ये रहा, इसको एरो का हेड बोलते हैं और इसको बोलते हैं एरो का टेल। मेरे पास एक और एरो है जिसका ये हेड है और ये टेल है। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं दो एरोज से, तो कंसेप्ट ये कहता है कि एंगल जो उनके बीच का लिया जाता है वो हमेशा दो वेक्टर्स की टेल के बीच में बनता है। टेल के बीच में, हेड और टेल के बीच में नहीं बनता, दो वेक्टर्स की टेल के बीच में। इसका मतलब इस वेक्टर का हेड ये रहा, टेल हुआ, इस वेक्टर का हेड ये रहा, टेल ये रहा, तो एंगल यहाँ आता है। आपने आज तक जब भी एंगल को डिनोट किया होगा नॉर्मली, तो वो इस तरीके से डिनोट किया होगा, एक एरो इधर जा रहा है, एक एरो इधर जा रहा है, बीच में थीटा आ गया। ठीक है, ये सही तरीका है। अब जरा इसमें चेक करते हैं कि इसमें टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है। इसमें टेक्निकली प्रॉब्लम ये है कि अगर वेक्टर ए मैं ऐसे रखता हूं और वेक्टर बी ऐसे रखता हूं और मैं अगर थीटा यहां लगा दूं तो क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है कि इस वाले का तो ये हेड था और इसकी ये टेल थी, दूसरे वाले वेक्टर में क्या था, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल, यानी एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल के साथ ज्वाइन हो रहा है और वहां थीटा लिखा जा रहा है। ये टेक्निकली रॉन्ग है। तो हम क्या करते हैं टेक्निकली इसको करेक्ट करने के लिए, ये जो ए वेक्टर है अगर मैं इसके सामने यहां पर एक वेक्टर बना दूं, हम एक्चुअली एंगल आप किसके बीच में बनाते हैं? डायरेक्शन के बीच में। जैसे मान लो ये मेरे पास दो वेक्टर थे, ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, ये इसके बीच का एंगल हो गया, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इनके डायरेक्शन के बीच में एंगल बनाए ना। अगर ये बहुत लंबा हो जाए यहां तक और ये भी बहुत लंबा हो जाए तो भी तो एंगल उतना ही रहेगा। तो एंगल मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वैल्यू कितनी है, एंगल इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी डायरेक्शन क्या है। तो हमेशा डायरेक्शन के पीछे बनता है। अब इसकी डायरेक्शन यहां थी, तो अगर मैं इस ए वेक्टर को आगे बढ़ा दूं तो ये ए वेक्टर के डायरेक्शन को ही दिखाएगा, ये बताएगा कि वेक्टर ए जो था उसकी डायरेक्शन किधर थी, इधर की ओर थी। तो फिर अब ये वेक्टर ए की डायरेक्शन हो गई, ये वेक्टर बी की डायरेक्शन हो गई, तो ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई, वो उसका हेड था, ये इसकी टेल थी। तो अब दोनों की टेल यहां पर आ गई और एंगल आ गया यहां। हमेशा इस तरीके से एंगल बनता है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक और एग्जांपल है जिससे आप बता सकते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास ये ट्रायंगल है जो तीन वेक्टर से बनता है, ए बी और सी को मैं इधर बना लेता हूं,
ऐसे सिंपली। तो अगर ए और बी के बीच का एंगल लिखा जाए वेक्टर फॉर्म में, तो वो एंगल यहां लिखा जाता है, यहां। अगर वेक्टर बन रखे हैं, वेक्टर नोटेशन है ऐसा, तो ए और बी के बीच का एंगल यहां बनाया जाता है, बाहर, अंदर नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर ये वेक्टर नोटेशन ना होते और तब मैं सिंपली एंगल लिखना चाह रहा हूं, तो आप एंगल यहां लिख लो, तब ये 60 डिग्री हो जाता है अगर इक्विलेटरल एंगल। अदरवाइज डायरेक्शन वाइज एंगल यहां बनता है बाहर की ओर। तो इसी तरीके से ये मैंने आपको बताया कि हम एंगल बाहरी की ओर बनाते हैं ताकि दोनों वेक्टर्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पर वो को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं, वहां से थीटा लिया जाए। तो अब इस कंसेप्ट से तो थीटा आ गया आपके पास कि थीटा मैंने कहां बनाया वो आपको पता लग गया। थीटा आ गया बाहर, तो ये ए, ये बी और ये आर। अब देखिए आगे, तो थीटा एंगल किसके, पहले मैं आपको बता दूं कि थीटा किसके बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और बीटा किसका एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर। फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को बीटा कहते हैं, और फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के बीच के एंगल को बोलते हैं हम थीटा। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं लिखता हूं यहां पे इसका प्रूफ। प्रूफ में क्या चीजें हैं, प्रूफ में दो चीजें निकालनी, एक निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर वेक्टर। किसी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे उसकी वैल्यू निकाली जाए कि 3 + 4 से 6.3 आएगा, ये 6.3 कैसे निकाला जाए, इसका फॉर्मूला क्या है, वही हम सीखेंगे। तो अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, इसको मैं ओ लिख देता हूं, इसको पी, इसको क्यू और इसको टी मान लेता हूं। आर मैंने नहीं लिखा क्योंकि आर हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ओ पी क्यू टी। ठीक है, अब सुनिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर में मैं सबसे पहले लिखता हूं इन ट्रायंगल ओ क्यू टी, या इन ट्रायंगल पी क्यू टी ले लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू टी। बताइए, इन ट्रायंगल पी क्यू टी अगर मैं लिखता हूं, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा टी, इन ट्रायंगल पी क्यू टी, साइन थीटा कितना आएगा। साइन थीटा आपने पढ़ रखा है क्लास 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में। क्या फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और जो बच जाता है वो बेस होता है। तो एंगल के सामने ये साइड थी QT, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है हाइपोटेन्यूज, है हमारे पास QP या PQ। तो sin थीटा इक्वल टू QT अपॉन PQ, बड़ा अच्छा नाम लग रहा है, QT अपॉन PQ। अब QT कैसे निकलेगा, QT निकलेगा आपके पास, ये इसको मैं एक स्टेप और लिख दूं, PQ की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, वैल्यू B। ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब होता है कि आप वेक्टर साइन नहीं लगाते, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं। तो B वेक्टर की वैल्यू क्या थी, B, वो हमने यहां पे लिख दिया B। तो अब QT कितना आएगा, वो आएगा B sin थीटा। मतलब जहां भी QT की जरूरत पड़ जाए, जहां QT लिखने की जरूरत पड़ जाए, वहां पे मैं B sin थीटा लिख दूंगा, व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा अब बात करो बेटा, इसी के अंदर, इसी ट्रायंगल में cos थीटा कितना आएगा। cos थीटा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था आपके पास, तो बेस मेरे पास कितना है, PT, और हाइपोटेन्यूज कितना है, QP या PQ। तो इसको मैं PT लिख देता हूं, और PQ की जगह मैं लिख रहा हूं अगेन B। तो PT की वैल्यू आती है मेरे पास B cos थीटा, ये थी मेरे पास PT की वैल्यू। तो QT और PT की मैंने वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है। ठीक है, अब देखिएगा कि आगे कैसे सॉल्व करना है। देखो ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये आपके एग्जाम में अक्सर आता है, इसलिए आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, देखिए अब मुझे क्या करना है, बिकॉज वेक्टर R जो था वो दो चीज से मिलके बना था, किस किस से, वेक्टर R जो था वो वेक्टर A प्लस वेक्टर B से मिलके बना है। वेक्टर R का मतलब होता है OQ वेक्टर, A का मतलब क्या है, वेक्टर A क्या है हमारे पास, वेक्टर A हमारे पास OP वेक्टर था, और B वेक्टर था हमारे पास PQ वेक्टर, ये इन दोनों से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना है OP की वैल्यू। तो अगर मैं बात करता हूं कि OP इन ट्रायंगल OQT, बड़ा खूबसूरत नाम निकल के आ रहा है, ट्रायंगल OQT।
अब ट्राइंगल ओ क्यू टी में मुझे ये बताइए कि मैं क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? क्या पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है ओ क्यू टी में? पाइथागोरस थ्योरम तब लगती है जब आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे होते हैं। ओ क्यू टी, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं, ओ क्यू स्क्वायर जो था मेरे पास वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा ओ टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। अब इनकी जरा थोड़ी सी और इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, ओ टी की जगह क्या लिखना है? ओ टी की जगह लिखना है आपको ओपी प्लस पीटी, ओपी प्लस पीटी होल स्क्वायर प्लस क्यूटी स्क्वायर। ठीक है जी, अब बस इनकी वैल्यू रखनी है। अब पता है यहां पर देखो पीटी और क्यूटी आ रहा है, वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। उसी के लिए तो हमने क्यूटी और पीटी की वैल्यू पहले निकाल ली, इसलिए हमने क्यूटी और पीटी पहले निकाला क्योंकि यहां उसको रखने की जरूरत थी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है। देखिए देयरफॉर ओ क्यू स्क्वायर की जगह मैं लिखता हूं आर स्क्वायर। दिख रहा है आपको ओ क्यू की वैल्यू आर थी, आर स्क्वायर लिख दिया। अब ध्यान रखना मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं यानी कि सिर्फ वैल्यू, इसलिए वेक्टर साइन में कहीं नहीं लगा रहा हूं। वेक्टर साइन बस मैंने यहां से लगाया कि पता लग जाए ये वेक्टर इन दोनों के बराबर था, लेकिन सोल्यूशन के दौरान आपको वेक्टर नहीं लगाना। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी की जगह क्या लिखोगे? ओ से लेकर पी तक है मेरे पास ए, पी से लेकर टी तक क्या है हमारे पास? पीटी कितना है? पीटी निकाला था हमने बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यूटी स्क्वायर, क्यूटी की वैल्यू थी बी साइन थीटा, तो क्या आएगा हमारे पास? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो आर स्क्वायर आपके पास आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या आएगा? देखो ए स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, तो 2a की जगह तो a है और b की जगह है b cos थीटा, तो 2ab cos थीटा आएगा। ये पहुंचा, प्लस ये भी है हमारे पास, ये कितना है? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब जैसे हमने इसको और इसको देखा तो हमें कुछ लालच आ सकता है कि ये तो कुछ फॉर्मूला बन सकता है। अब कौन सा फॉर्मूला? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ये प्लस में आगे लिखा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ठीक, तो फिर क्या आएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है हमारे पास? और मैं उसको मिटा देता हूं, पूरा एक स्ट्रेच करके उसको लिखते हैं। हाँ, प्लस कितना आया? 2ab cos थीटा, ये था। तो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस 2ab cos थीटा, तो फाइनली क्या बचता है हमारे पास? फाइनली हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो निकल गया हमारे पास r स्क्वायर, तो फिर r कितना आएगा? ये तो r स्क्वायर था, तो r आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये था हमारे पास फॉर्मूला जिससे हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये था मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। हमें वेक्टर r निकालना है और वेक्टर r में दो चीजें निकालनी होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, और दूसरी चीज होती है डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में होगा यानी कि बीटा कितना होगा वो निकालना होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो कि आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर दे रखा है आपको कि वेक्टर a की वैल्यू दे दी आपको 4, वेक्टर b की वैल्यू दे दी आपको 3, और आपसे बोला कि इनको इस तरीके से जोड़ो कि इनका आंसर आना चाहिए 6.3। तो क्या करोगे? a की जगह 4 रख दोगे इस फॉर्मूले में, b की जगह 3 रख दोगे, यहां भी a की जगह 4 और b की जगह 3, r की वैल्यू 6.3, और सॉल्व करके cos थीटा निकल जाएगा। जो cos थीटा निकलेगा उससे बाद में थीटा निकल जाएगा। ये आपका आंसर होता है। तो आर ए बी अगर पता हो तो उनके बीच में एंगल क्या होगा पता लग जाएगा, और ये एंगल था ए और बी के बीच का एंगल जो इस फॉर्मूले से निकल सकता है। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकलेगी रिजल्टेंट की। आर की डायरेक्शन निकालिए।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई वेक्टर जो चीज होती है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने मैग्नीट्यूड आर तो निकाल लिया कि आर कैसे निकलेगा। अब बात करेंगे बीटा, उसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी, किस डायरेक्शन में होगा वो, किस एंगल पर होगा, ठीक है, वो निकालना है। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको डायरेक्शन ऑफ आर के लिए। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, छोटा सॉल्यूशन है। हम लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर अगर आपको निकालना है, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास डायग्राम में था, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर निकालना है तो हम उसको कैसे करेंगे, हम उसको ऐसे करेंगे कि मुझे बीटा निकालना है। तो मैं ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूं, इन ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल भी और जिसके अंदर बीटा आता हो, वो ट्रायंगल मेरे पास है ओ क्यू टी, पूरा ट्रायंगल वही वाला जो हमने पहले सेलेक्ट कर रखा था। इन ट्रायंगल ओ क्यू टी, टेन बीटा लगाओ, टेन बीटा। देखिए क्या आता है, टेन बीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर था क्यूटी, बेस था ओटी, वैल्यू पुट करिए। क्यूटी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, क्यूटी की वैल्यू आपने निकालती बी साइन थीटा अपॉन ओटी में दो चीजें थी। मैं चलो इसको एक काम करता हूं, पहले ऐसे लिख देता हूं, क्यूटी अपॉन ओटी को लिख लेते हैं ओपी प्लस पीटी। अब इन दोनों की वैल्यू रखिए, क्यूटी की वैल्यू थी बी साइन थीटा जो आप पहले निकाल चुके हो, अपॉन ओपी की वैल्यू थी ए, वेक्टर नहीं लगाना गलती से भी, सिर्फ वैल्यू रखनी है मैग्नीट्यूड, प्लस पीटी, पीटी निकाला था हमने बी cos थीटा। तो tan बीटा निकला b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो उससे बीटा कितना आएगा, बीटा, tan को जब उधर लेके जाते हैं तो इसको बोलते हैं tan। इसका आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, कोई टेंशन की बात नहीं, चीज नहीं है आपके लिए, लेकिन इसमें फिर भी कोई टेंशन नहीं। tan को अगर मैं इधर ले आऊं तो उसको tan इनवर्स कहते हैं, 10 की पावर -1, और ब्रैकेट में आ जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये फॉर्मूला आता है आपके पास डायरेक्शन ऑफ आर का, कि डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि आपको कैसा मिले तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में ए की वैल्यू पता होती है, बी की वैल्यू पता होती है। अगर ए और बी की वैल्यू पता हो क्वेश्चन में, और आपको थीटा भी दे रखा हो, मान लो 60 डिग्री, जस्ट इमेजिन कोई आपको एंगल दे रखा, और आपने इसके अंदर आपको पूछा था कि डायरेक्शन बताओ, आर पूछ लेंगे आपसे और डायरेक्शन बताएंगे। तो आर निकालना हो तो क्या करोगे, उसी फॉर्मूले में लगाएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, उससे आपके पास आर निकल जाएगा। और अगर आपको एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले में या फिर ऊपर वाले फॉर्मूले में, tan बीटा वाले फॉर्मूले में, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। अब मान लीजिए कि आपने ए बी और थीटा की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट करी और मेरे पास सॉल्व करके आ गया tan बीटा इक्वल टू, जब पूरे को सॉल्व किया तो आंसर सॉल्व करके आ गया √3। मान लीजिए कुछ आ जाएगा किसी तरीके का आंसर। अगर √3 आंसर आ गया तो ये होता है tan 60 डिग्री। तो बीट कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, tan बीटा tan 60 डिग्री है तो बीटा आ जाएगा 60 डिग्री, ऐसे निकल जाएगा। दूसरा केस, ये तो तब था जब आपको वैल्यू पता हो। मान लो कि tan बीटा की वैल्यू निकल के आ गई 2, आंसर बाई चांस 2 आ गया। दो ही केस पॉसिबल है, या तो आपको वैल्यू पता होगी कि वो 10 में कितने एंगल की होती है, या नहीं पता होगी, दो ही बातें हो सकती है, तीसरी तो कोई बात पॉसिबल नहीं। अगर पता है तो उसके सामने 10 समथिंग लिख दो, जितने का भी एंगल होता है, और तब कंपेयर करके बीटा 60 आ गया। अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है जो आपको नहीं पता कि वो 10 में कितने डिग्री होती है, जैसे 2 था, तो मैं इसको नहीं पता कि 10 में कितनी होती है, तो हम क्या करते हैं, बीटा इज इक्वल टू 10 को उधर भेज दो, 10 इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर 2, मतलब 10 को इधर भेज दो, 2 को वहीं रहने दो, बस खत्म। इसके बाद आपको टेंशन नहीं लेनी कि कितने डिग्री होता है, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो बहुत क्लियर बात है, ध्यान रखना। पहली बात, अगर वैल्यू दे रखी, वैल्यू पता है आपको, तो वैल्यू पुट करके फिर आप सीधा सीधा कंपेयर करके एंगल निकाल लें। और अगर आपको पता ही नहीं है कि वो वैल्यू कितने डिग्री का एंगल होता है, तो सीधा 10 इनवर्स करके उसको छोड़ दें, बस ये बात थी। बाकी जब हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता लगेगा, बड़े सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद होने होते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ऑफ एट्रेडिशन में पढ़ा, इतना था ट्रायंगल ऑफ एट्रेडिशन। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम ऑफ एट्रेडिशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम ऑफ एट्रेडिशन ये ट्रायंगल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
की खूबसूरती क्या है मैं आपको बताऊंगा। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाम से क्या पता लगता है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम आपको पता है कैसा होता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है मैं साथ साथ बता रहा हूं, फिर एक बार और रिवाइज कराऊंगा कि इफ एनी टू वेक्टर्स या इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कोई ऐसे दो वेक्टर हैं जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट होते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, यानी कि वेक्टर ए अगर ये हो गया तो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की एक ही है। भाई पैरेललोग्राम की जो चार साइड्स होती हैं उनमें क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ये और इसके सामने वाला हो जाएगा, ये इसके सामने वाला होगा, लेकिन ये दोनों साइड्स कौन सी कहलाएंगी, एडजेसेंट। वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट होते हैं, थोड़ा और इसको बढ़ा देता हूं, ये this is vector A and this is vector B, then their resultant will be represented by diagonal of parallelogram। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट होगा। अब कैसे, देखो मैं पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम था, ठीक है बेटा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट R होगा वो यहां आएगा, R वेक्टर इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब तक आपको दोनों के स्टेटमेंट में डिफरेंस पता लग गया होगा। ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, ट्रायंगल की दो साइड से अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं तो उसकी तीसरी साइड उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था कि इफ टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, then the resultant is represented by in magnitude and direction by diagonal of parallelogram। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार और स्टेटमेंट कि जब भी आप इसको लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसे लिख लीजिएगा, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट वैसे बता रहा हूं जैसे एग्जाम में लिखना होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसका क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by diagonal of parallelogram। और ध्यान रखें इस केस में आपको एक कहीं नहीं लिखना होता कि when taken in reverse order या कुछ भी ऐसा करके, पर जहां तक मैंने बता दिया their resultant is represented by डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, बस यहीं तक खत्म करना है, आगे कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो अब देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी और ये मेरे पास था। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसमें भी दोनों चीजें निकालनी होती है आपको, आर की वैल्यू निकालनी है और आपको बीटा निकालना है। अब बीटा कहां है, बीटा होता है हमारे पास ए वेक्टर और आर के बीच का एंगल, यानी कि फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को बीटा कहते हैं। कुछ बुक्स में आपको अल्फा भी मिल सकता है, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी मान सकते हैं एंगल को, तो ठीक है। अब अगर सॉल्व करना है तो फिर वही काम है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो नाम लिख लेता हूं ओ पी क्यू टी, बिल्कुल सेम नाम लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि एक एंगल होता है बीटा, वो किस किस के बीच का एंगल होता है, बीटा जो होता है वो आर एंड ए के बीच का वेक्टर एंगल होता है, और जो एंगल थीटा होता है वो किसके बीच का एंगल होता है, वो होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, तो थीटा आएगा यहां, और इस बार अगर मैं थीटा को यहां लिखता हूं तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, क्योंकि इस वेक्टर की टेल ये रही, इस वेक्टर की टेल ये रही, टेल और टेल यहां मिल रखी है, को इनिशियल वेक्टर्स बन गए, और यहां पर आप थीटा रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब थीटा यहां पे था, लेकिन मैं इस थीटा को यहां भी लिख सकता हूं, बताओ कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, कैसे, इनको बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैथमेटिक्स बोलती है कि भैया अगर दो मेरे पास ऐसे आ जाएं तो अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 का ही होगा। ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल से आपने दो पैरेलल लाइंस को अगर सेट कर दिया तो ट्रांसवर्सल जो एंगल बना रही होती है वहां पे, वो क्या होते हैं हमारे पास, जो ये दोनों एंगल होते हैं कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बेटा, दोनों इक्वल होते हैं।
और इस तरीके से ये जो एंगल होते हैं को इंटीरियर एंगल्स उनको बोल देते हैं, उनका सम 180 होता है। ये तो खैर मैथमेटिक्स है आपके सिंपल, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये मेरे पास थीटा था, ये मेरे पास थीटा आ जाएगा। अब आपको अगर मैं बताता हूं, बस एक मिनट, इस एंगल को इसको मैं थोड़े डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको थीटा और बीटा की पोजीशन के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो कि थीटा कहां से कहां तक है और बीटा कहां से कहां। थीटा पूरा ये है, ये दिस इज थीटा, और बीटा सिर्फ इतना। हाँ, अब मैं पूछ रहा था आपसे कि मुझे इसका क्या करना है, प्रूफ करना है, आर की वैल्यू निकालनी है और मुझे tan बीटा की वैल्यू निकालनी है कि क्या आएगा, बिल्कुल वैसे जैसे पहले किया था। तो अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको ये पार्ट छुपा लूं, इसको मैंने हाइड कर दिया, ये यहां तक पूरा समझ लो, ये मैंने हाइड कर दिया, तो क्या ये डायग्राम एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा जैसे ट्रायंगल ऑफ एट्रेडिशन में था? ट्रायंगल ऑफ एट्रेडिशन में बिल्कुल सेम चीज थी, यहां से यहां तक, सिर्फ इतने पार्ट को अगर आप भूल जाएं, इतने पार्ट को, तो आपको एक पूरा ट्रायंगल ऑफ एट्रेडिशन दिख रहा है। और क्योंकि इसका डायग्राम ट्रायंगल ऑफ एट्रेडिशन जैसा ही है ऑलमोस्ट, स्टेटमेंट तो अलग है लेकिन डायग्राम क्योंकि ट्रायंगल ऑफ एट्रेडिशन में, इसलिए जो मैंने आपको ट्रायंगल ऑफ एट्रेडिशन में प्रूफ बताया, सीधा ऊपर से लेकर नीचे तक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन छाप देनी है, सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं है, एक भी। और इसीलिए जानबूझ के मैंने नाम भी वही लिखे हैं, OPQT, उस डायग्राम के अंदर भी नाम यही थे ताकि आपको एक भी डिफरेंस ना मिले। तो बिल्कुल क्लियर बात है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एट्रेडिशन का प्रूफ करने के साथ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेडिशन का प्रूफ फ्री हो जाता है। और आपको पता है फ्री की चीज तो हम कभी छोड़ते नहीं है। फ्री में अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई ऐसी शॉप थी, ग्रोसरी शॉप थी, वहां पर फ्री में क्या हुआ, कई बार कुछ चीजों के साथ एक सोप फ्री मिल जाता है, 5 रुपए का कोई एक सोप फ्री मिल गया, और वो एक ऐसा सोप था ना जिससे घर में कोई नहीं नहाता, किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ के नहीं आते, उसे लेके आते हैं, सोचते हैं चलो काम आएगा, वॉशरूम में रख देंगे, हाथ धो लेंगे, ऐसे करके। फ्री की चीज तो कोई छोड़ता नहीं, इसलिए कह रहा हूं ना, जब ट्रायंगल लॉ ऑफ एट्रेडिशन का जो आपके पास प्रूफ था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेडिशन का प्रूफ भी वही है, तो मैं उसको 2 बार नहीं करवाऊंगा, और आपको भी 2 बार अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रायंगल लॉ में करोगे वही पैरेललोग्राम में करोगे पूरा। बस 2 चीजों का अंतर है। किस चीज का अंतर है? एक तो दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एट्रेडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेडिशन का स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, दोनों का डायग्राम एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इसमें ये पार्ट भी आता है और यहाँ पे ये वैरो आता है, यहाँ पे थीटा लिखा होता है। तो डायग्राम आपको अलग से तैयार करने हैं, स्टेटमेंट अलग से तैयार करना है, लेकिन प्रूफ दोनों में से किसी एक का कर लीजिए, दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या निकल के आएगा, और फिर मैं आपको इसकी यूटिलिटी बताता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज हो रहा है। यानी कि ऑन सॉल्विंग r निकल के आएगा a² + b² + 2ab cos थीटा, यही इसका भी आंसर है। और tan बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये ठीक है। अब सुनिए एक बात जो मैं अब बताने वाला हूं, बड़े मजेदार बात है। हम ये सीख क्यों रहे हैं? एक तो ये होता है कि हमने सॉल्यूशन करना था, मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है, हमने कर दिया, हमें r निकालना था, हमें बीटा निकालना था, हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई रोल है? और आपको पता है फिजिक्स लाइफ में कहीं तो लग रही होती है, फिजिक्स में जो भी हम रूल पढ़ते हैं वो लाइफ में कहीं ना कहीं तो लगता ही है। तो क्या हमारे पास कुछ लाइफ एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है इसके, जहां पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगते हो? ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो है ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये जो हमने पढ़ा है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन रियल लाइफ में बहुत लगता है। एग्जांपल देखें, चलो देखते हैं। मान लीजिए कि एक वुडन ब्लॉक था, लकड़ी का एक टुकड़ा, ठीक है। इसको मैंने रस्सी से बांधा, और क्या किया, रस्सी से ऐसा बांधा कि रस्सी का एक एंड मैंने इधर ले लिया और रस्सी का एक एंड इधर ले लिया। यानी कि रस्सी से मैंने इसको बीच में बांध दिया और रस्सी के दोनों सिरे जो थे वो अलग अलग रख दिए। अब अगर मैं इसको इधर फोर्स लगा के खींचता हूं F1, इसको इधर फोर्स लगा के खींचता हूं F2, तो ये कहां जाएगा? आप सोचिए, ये ऐसा था जो मूव कर सकता है, मैंने इसको इधर भी खींचा और इधर भी खींचा, तो जाएगा कहां? ना तो ये इधर जाएगा, ना ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। सब लोग एग्री करते हैं कि नहीं इस बात के साथ? बिल्कुल। भाई अपने आप को ही मान लो, अगर रस्सी से मैं अपने आप को बांधू यहां कमर से, ठीक है, मान लो मैंने अपने आप को कमर से यहां बांध दिया और एक रस्सी का एंड दे दिया मैंने, एक बच्चे को एक एंड दे दिया दूसरे को, दोनों मुझे खींच रहे हैं, तो ना मैं इसकी तरफ जाऊंगा ना इसकी तरफ जाऊंगा, बीच में जाऊंगा। ये बात ठीक है कि नहीं है? अगर इधर वाले ने ज्यादा जोर से खींचा तो थोड़ा सा इसकी तरफ को चला जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं जाऊंगा उसकी तरफ। इधर वाले ने ज्यादा जोर से खींचा तो थोड़ा सा इसकी तरफ जा सकता हूं।
और दोनों बिल्कुल बराबर तरीके से खींच रहे हैं तो बिल्कुल बीच में जाऊंगा, ना इधर ना उधर। अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेडिशन ही है। कैसे? देखो डायग्राम में, ये जो F1 फोर्स था ये था मेरे पास वेक्टर A, F वेक्टर, और जो F2 फोर्स था ये था मेरे पास वेक्टर B, दो वेक्टर हो गए। ये इन दोनों के बीच का थीटा कितने एंगल पे लग रहा है, और गया फाइनली का रिजल्टेंट, रिजल्ट कहां निकल के आया, रिजल्ट आया निकल के यहां। अब अगर मैं इसको ऐसे बना लूं तो चेक करो कि ये ऑलमोस्ट सेम बनता है। ये पूरा एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर वेक्टर ए एक साइड से रिप्रेजेंट होता है, वेक्टर बी दूसरी एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट होता है, तो रिजल्ट कहां आता है, रिजल्ट आता है डायगोनल पे। यही तो रिजल्ट मिला आपको, डायगोनल पे रिजल्ट मिला, हम डायगोनल की तरफ चले गए। तो यही यूटिलिटी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लो। एक एग्जांपल है चिड़िया का उड़ना, बर्ड, बर्ड फ्लाई कर रही है, और बर्ड के फ्लाई करने में कहां लग रहा है वेक्टर फॉर्मूला, चलो देखते हैं। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेडिशन बर्ड के मूवमेंट में कैसे। ड्राइंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन ट्राई करूंगा। ओके, हो सकता है कुछ बच्चे हंसे हुए इस ड्राइंग को देख के कि देखो सर ने कितनी बेकार ड्राइंग बनाई है, फर्स्ट और सेकंड क्लास का बच्चा भी इससे अच्छी बनाता है। कोई बात नहीं यार, अगर मैं ड्राइंग बहुत अच्छी ना भी बनाऊं ना तब भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। फिजिक्स अच्छी पढ़ानी आनी चाहिए, ड्राइंग भले ना हो, ठीक है। अब देखो तुम समझ जाओगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो तुम समझ जाओगे, इसलिए मुझे ड्राइंग की टेंशन नहीं है। ये सबको पता लग गया है कि शायद अगर मैं किसी छोटे बच्चे से ही पूछूंगा और ये क्या है, तो शायद वो बर्ड बता देगा, तो इससे मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि बर्ड को जाना था तो ये अपने फ्लैप ऐसे करके मारती है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी टेल है, इसकी टेल मैं ऐसे बनाता हूं। बर्ड की टेल जो होती है वो पीछे से कुछ ऐसी होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, बर्ड जब फ्लैप ऐसे मारती है तो उसका जो ये है, ये फ्लैप जो है, इसकी डायरेक्शन देखना क्या होता है। जब ये फ्लैप नीचे आता है, ये फ्लैप जब नीचे आता है तो इसकी डायरेक्शन आती है इधर। इस फ्लैप की वजह से इस टेल की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इस फ्लैप की वजह से इस टेल की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, तो इनका रिजल्ट कहां आएगा, रिजल्ट आएगा नीचे। ये पता है क्या था, दिस इज कॉल्ड एक्शन। ऐसे फ्लैप किया तो इधर की ओर फोर्स लग गया, ऐसे फ्लैप किया इधर की ओर फोर्स लग गया। दोनों फ्लैप को ऐसे करूंगा, दोनों डायरेक्शन में एक साथ फोर्स लगेंगे, और जब दोनों फोर्स डायरेक्शन में एक साथ ऐसे लगेंगे तो उनका रिजल्टेंट आएगा बीच में। ये था एक्शन। तो एक्शन किया नीचे और उसकी रिएक्शन से क्या हुआ, बढ़ गई आगे। जैसा स्विमिंग में होता है, स्विमिंग में क्या होता है कि आप एक्शन करते हैं, हाथ से पानी को पीछे धकेलते हैं, और आप कहां जाते हैं, आगे जाते हैं। तो एक्शन ये हो गया, रिएक्शन ये हो गया। तो एक्शन लगा नीचे की ओर टेल में, और रिएक्शन हो गया ऊपर की ओर, तो बढ़ आगे जाएगी। पता लग गया ना। अब देखो ये भी पैरेललोग्राम एट्रेडिशन कैसे था, क्योंकि यहां पर भी इसके दो जो ये आपको वेक्टर दिख रहे हैं, इसको अगर मैं मिला दूं तो ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और इसमें वैसे ही बन रहा है बिल्कुल। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो इनका रिजल्टेंट लग रहा है कहां, इनका रिजल्टेंट कहां लगा, डायगोनल पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारी लाइफ में हो सकते हैं जहां पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेडिशन लगता है कि वो डायरेक्शन को डिसाइड करेगा कौन सी चीज कहां जानी। और पता है कितनी सारी चीजें इस बात के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो कि मुझे एक पेपर का रॉकेट बना के लॉन्च करना है, पेपर का रॉकेट, तो कैसे लॉन्च करोगे उसे। अब पेपर का रॉकेट बना के लॉन्च करने के तरीके दो होते हैं। आपने लॉन्च करने का मतलब दूर भेजना चाहता हूं मैं, तो मैंने एक रॉकेट बनाया, जैसे भी पेपर का बना लेते हूं, मैं छोटा था तो बना लेता था, अब तो मैं भूल गया। तो वो बड़ी दूर तक जाता है, ठीक है। एक तो हम प्लेन बनाते हैं, पेपर प्लेन, एक रॉकेट भी बनता है, बहुत दूर तक जाता है वो, ठीक है, उसको ऊपर फेंकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, रबर बैंड से रबर बैंड मान लिया, बड़ी सी रबर बैंड ले ली, उसमें दूसरी रबर बैंड जोड़ी, उसमें तीसरी, और रबर बैंड को बीच में उसके फंसा के ऐसे करके, जैसे कि अब कैटापुल होता है, गुलेल, ऐसे करके फेंकते हैं, तो बहुत दूर तक जाता है। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा तरीका ये है कि रबर बैंड को कुछ अलग अंदाज में लगाया जाए। अब कैसे, देखो मान लो ये था मेरे पास रॉकेट, जैसा भी हम पेपर से इसको बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली एक एंड होता है जहां से आप इसको फंसा सकते हो, और मेरे पास मैंने क्या किया, एक आयरन नेल लिए थी, एक आयरन नेल लिए थी, और मैंने ये क्या किया, रबर बैंड थी। बेसिकली रबर बैंड होगी ऐसे, ये एक आयरन नेल, ये एक आयरन नेल। मैंने क्या किया, वुड का एक पीस था, लकड़ी का एक टुकड़ा, उस पर दो आयरन नेल ठोक दी, ठीक है।
और उसके बाद यहां पे लगा दिया एक रबर बैंड, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप अगर इसको, इस रॉकेट को अगर इससे लॉन्च करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसको पीछे खींचते हैं, और जब आप इसको पीछे खींचते हैं तो ये रबर बैंड इस तरीके से हो जाती है। मान लो ये था रॉकेट, रबर बैंड पीछे की ओर हो गया, और जब ये रबर बैंड पीछे हो गए, जब इसको आप छोड़ोगे तो ये रॉकेट कहां जाएगा, इधर ही जाएगा ना। अब देखो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेडिशन है कि नहीं है, बिल्कुल ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेडिशन ही हो गया। वो तो यही है कि मुझे इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए इसको टेक्निकली ऐसे दिखाना पड़ेगा, लेकिन हुआ ये ना कि वेक्टर ए ये था, वेक्टर बी ये था, ये आज का रिजल्टेंट आ गया। एक्चुअली एक्शन तो हुआ नीचे की ओर और रिएक्शन गई पीछे की ओर, लेकिन ये है अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एट्रेडिशन के हिसाब से, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेडिशन के हिसाब से। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, ठीक है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में और भी सोच सकते हैं, जो एग्जांपल और आपको याद आते हैं वो मुझसे शेयर कर सकते हैं कि सर ये सही हो सकता है कि नहीं। मैं इंतजार करूंगा आपके व्हाट्सएप का कि सर क्या ये एग्जांपल भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेडिशन का है। पता है क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ऑफ एट्रेडिशन पढ़ तो लेंगे, उन्हें स्टेटमेंट भी रट लेंगे, प्रूफ भी आ जाएगा, क्वेश्चन भी कर लेंगे, लेकिन जब उनसे पूछे अच्छा पता कहां लग रहा है, तो हो सकता है वो एक दो एग्जांपल बता पाए, उसके बाद नहीं बता पाएंगे। अगर आप रियल लाइफ में नहीं बता सके कि कहां ये यूज हो रहा है तो सब यूजलेस है, ठीक है बेटा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स यूज कहां हो रही है, किस तरीके से यूज हो रही है, तभी तो कुछ क्रिएटिविटी वाले काम करोगे। आप फ्यूचर में जो भी बनना चाहें वहां पर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ हो सकता है आपको क्रिएशन की जरूरत पड़े, कुछ नया बनाने की जरूरत पड़े, तो आपको इन सब चीजों का एप्लीकेशन आना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला याद करके चीजें नहीं चलेंगी, आपको ये पता होना चाहिए यूज कहां हो रहा है, ठीक है बेटा, राइट। अब बात करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेडिशन हो गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ एट्रेडिशन हो गया, प्रूफ दोनों का सेम था, इसलिए मैंने आपको दोबारा नहीं कराया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रेडिशन में। अब एक लास्ट चीज बची है हमारे पास, पॉलीगन लॉ ऑफ एट्रेडिशन, वो और सीख लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम बात करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एट्रेडिशन। कई बार स्कूल में पढ़ाते हैं, कई बार नहीं भी पढ़ाते, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए। मेरा फर्ज है कि जो चीज जहां आती है वो डिस्कस जरूर हो जाए, क्योंकि यहां डिस्कस नहीं हुई तो फिर कहीं और नहीं होगी। पॉलीगन लॉ ऑफ एट्रेडिशन में क्या होता है कि इफ सेवरल वेक्टर्स, पॉलीगन का मतलब होता है मल्टीपल साइड्स, if several vectors are represented by sides of a polygon, then the resultant is represented by last side of the polygon when taken in reverse order. दोबारा बता रहा हूं, if several vectors are represented by sides of the polygon, then the resultant is represented by last side of the polygon when taken in reverse order. ये लिखना जरूरी है। अब क्यों when taken रिवर्स ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में ना लगा के ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, जीरो। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंडिंग पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, देखो इसको यहां लगा दिया, अब इसको सॉल्व करने के लिए कोई नया रूल नहीं लगाना, इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एट्रेडिशन से सॉल्व कर लेते हैं। अब वो कैसे, देखो ये वेक्टर ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, इसको मैं वेक्टर आर मान रहा हूं, रिजल्टेंट फाइनल आंसर इसका ये था। तो अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, यहां एक वेक्टर लगा दिया, तो आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहां का जो रिजल्टेंट होगा वो ए प्लस बी आएगा, तो मैं आर वेक्टर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने आर यहां लिखा है, मैं सिंपल इसको ए प्लस बी बोल देता हूं। इन दोनों को सॉल्व करके यहां आ जाएगा आंसर ए प्लस बी, ओके। अब मैं अगर इसको सॉल्व करना चाहता हूं, इसको और इसको, क्या किया हमने, इसको और इसको सॉल्व किया, आंसर ये आ गया। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर यहां आएगा। तो वेक्टर a प्लस बी तो ये था, ये वेक्टर c है, तो ये कितना आएगा, ये पूरा एक वेक्टर हो गया ना, तो ये आंसर आएगा आपके पास वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस c वेक्टर। तो इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया, फिर इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया। अब इसको और इसको जब सॉल्व करके यहां लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, तब आएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। पहले तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा, ये एक था, c अलग था, इन पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर प्लस का d वेक्टर, ये हो गया हमारे पास r वेक्टर।
इसको लिखने का मतलब पता है क्या हुआ? सबसे पहले मैं a प्लस बी प्लस सी नहीं करूंगा, मैंने देखो कैसे ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट ही लगाया कि पहले a प्लस बी को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको c के साथ सॉल्व करूंगा, फिर जो आंसर आएगा इस पूरे का उसको d के साथ सॉल्व करूंगा। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप सीधा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दे, नहीं है, पहले a प्लस बी को सॉल्व करना है, फिर जो आंसर निकलेगा उसको फिर आपको c से सॉल्व करना है, फिर जो आंसर निकलेगा उसको d से सॉल्व करना है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो बस यही पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन था, ये मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ नया सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये डायग्राम आप याद रखें। ठीक, तो चलिए बेटा, आज की क्लास में आपने बड़ी 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, इसको ढंग से रिवाइज करिएगा, और मैं बहुत लेटेस्ट आपके पास न्यूमेरिकल भेजूंगा जो इनके ऊपर बनते हैं, आप उसको ट्राई करिएगा, और जितनी जल्दी हो सके आप मुझसे डाउट पूछेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, मोस्ट पहले मैं आज ही सेंड कर दूंगा आपके पास, उसको आप देखिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि जो मेरे पास किसी पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं है, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि लाइव जो वीडियो देख रहा है वो बच्चा कहीं भी बैठा हो सकता है कंट्री के अंदर, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है कि सर प्लीज गिव मी सम क्वेश्चंस अबाउट दैट। मैं आपको पूरा बता देता हूं कि आप किस किस चीजों से कैसे कैसे पता लगा सकते हैं। माय नंबर इज 9716958228। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। माय नेम इज अनिल कुमार शर्मा, ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कि कौन से और क्वेश्चन हैं जो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ये सारी बातें हो सकती हैं। ठीक है, और प्लीज अगर आपको लगता है कि कोई प्रीवियस टॉपिक आपका जिसको आप रिवाइज करना चाहते हैं लेकिन आपको उसको बहुत ढूंढना पड़ रहा है, तो आप चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी चैनल के ऊपर, वहां पर आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे कि आप उसको देख सकते हैं और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर से उधर कि इसके बाद कौन सी वीडियो थी, इसके बाद कौन सी वीडियो थी। सारी वीडियो आपको सिंक्रोनाइज होके मिल जाएंगी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको काइनेमेटिक्स में जितना भी हम अब तक पढ़ चुके हैं सबकी सिंक्रोनाइज वीडियो मिल जाएगी, तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा, सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके।